है कि पर्पस में कि ये सेशन की पर्पस क्या है। ये सेशन में हम आप लोगों को ये समझाएंगे कि कैसे हम डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज को एनसीडी पोर्टल में आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उनको कैसे चेक करेंगे कि वेदर ये बेनिफिशियरी जो है ये डिलीशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। उसके बाद डिलीट करना है, कैसे करना है, और जिनको हम हमारे लेवल पे डिलीट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या एक्शन लेनी है। और ये पूरा जो आज की सेशन है मोस्टली हम सीएचओस और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स को देखते हुए ही बनाए हैं, बट एमओ शुड नो द प्रोसेस। एंड सेकंड है आशा। ऑब्वियसली आशा डिलीट नहीं कर सकती, लेकिन आशा वेरीफाई करने में मदद करेंगी और आशा के हेल्प से ही ये जो प्रोसेस है फील्ड में कंप्लीटेड होगा। तो अभी हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं। मोस्टली सीएचओ एंड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर और एमओ के लिए भी पॉसिबल है। ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पोर्टल में वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डुप्लीकेट्स के कौन से पेशेंट्स बेनिफिशियरी ऐसे है जो डुप्लीकेट्स है। आशा क्या करेंगी, आशा करेंगी कि उसके वेरिफिकेशन के लिए वो ग्राउंड लेवल में मैच करेंगी कि हाँ ये बात सही है कि दिस बेनिफिशियरी को डिलीट करना है। उसके बाद वो सीएचओ और एमपीडब्ल्यू एमओ जो भी है वो डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया। अब जो बेनिफिशियरी डिलीट नहीं हुआ उसके लिए हम एक सेपरेट लाइन लिस्ट बनाएंगे। हम आपको बता देंगे वो कैसे बनाना है। उसके बाद वो लाइन लिस्ट हम सबमिट करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स को। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर उसको सबमिट करेंगे स्टेट को, तो स्टेट उसको फर्दर जीओआई के साथ शेयर करेंगी, क्योंकि वो डिलीशन जो हम हमारे एंड से नहीं कर पा रहे हैं वो डिलीशन बैक एंड से किया जाएगी। तो पहले जो स्टेप्स है वो स्टेप्स है कि हमने ये जो लाइन लिस्ट है वो कैसे बनाएंगे। लाइन लिस्ट के लिए मुझे लगता है हम पहले भी सेशंस में मेंशन किए हैं कि कैसे हमें डाउनलोड रिपोर्ट सेक्शन में जाना है, कैसे हमें डिफरेंट लाइन लिस्ट को डाउनलोड करना है। सेम वैसे इधर भी सीएचओ एमपीडब्ल्यू आपके जो भी आईडी है आपने एनसीडी पोर्टल में उस आईडी डाल के पासवर्ड डाल के ओपन करना है। ओपन करके आपको जाना है डाउनलोड रिपोर्ट वाला सेक्शन में, और उधर से आपको डाउनलोड करना है सीबैक स्टेटस रिपोर्ट। सीबैक स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद इसी वजह से आपके पास एक्सेल शीट डाउनलोड होगा। अब वो जो एक्सेल शीट जो ये डाउनलोड हुआ है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखना है कॉलम ई कॉलम में क्या आता है, विलेज आता है। तो इसमें जो जो विलेज में जो इंडिविजुअल्स है जिस विलेज की है वो विलेज दिखाती है। तो उस विलेज में हम क्या करेंगे, एक फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगा के हम आशा के हिसाब से उसी विलेज को सॉर्ट आउट करेंगे। मान लीजिए कोई आशा के पास एक ही विलेज है तो उसी विलेज को हमने फिल्टर आउट किया। किसी आशा के पास दो विलेज है तो दो विलेज को हमने टिक किया और उसको हमने फिल्टर आउट कर लिए। करके हम उसी को आशा वाइज हमें सेव करनी है। मान लीजिए आशा ए आशा बी, तो हमने सीबैक आशा ए सीबैक आशा बी ऐसे करके आपके अंडर 5 आशा है, 6 आशा है, या जितने भी आशा है उसी के हिसाब से आप उन्हीं को सेव करें। सेविंग के बाद आप जैसे नॉर्मल प्रोसेस है आप उसको प्रिंट आउट ले लीजिए आशा वाइज अलग अलग, और उसके बाद हमें उसी फील्ड विलेज वाइज ही कॉपी को लेना है डिलीशन प्रोसेस के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके आशास को बुलाएंगे। मान लीजिए हमने विलेज ए को लिया, तो विलेज ए जिस आशा के अंडर में है हम उनको बुलाए, उन्हीं के साथ हम बैठे। ये एक्सरसाइज आपके जब आपके टाइम मिलेंगे ऑब्वियसली जो आपके आदर्स वर्क है उसी के साथ देखते हुए इसी वर्क को भी हमारे प्रायोरिटी में लेनी है। और अगर बेहतर हो सकता है कि हफ्ते में एक दिन कोई दिन ऐसे है जिसमें आपके थोड़ा सा वर्कलोड कम हो, उसी दिन आप फिक्स करें, आशा को बुलाए एक एक आशा को और ये काम करें। इसमें क्या है कि हमें उसी लाइन लिस्ट से विलेज ए से कोई एक पेशेंट मान लो जो फर्स्ट पेशेंट है, फर्स्ट जिसके नाम लिखा हुआ है उनके नाम हम सर्च करें एनसीडी पोर्टल में। इधर मैंने एग्जांपल दिया गुरतेज, क्योंकि लाइन लिस्ट में सबसे पहले गुरतेज करके नाम आया था मेरे पास, तो मैं गुरतेज को सर्च किया एनसीडी पोर्टल में जाके। जाने के बाद मेरे पास ऐसे गुरतेज नाम की, जैसे आपके पास स्क्रीन विजिबल है, 3 गुरतेज आया है।
तो इसी गुर्तेज में से हमें पता चल रहा है कि कुछ गुर्तेज के पास आबा नंबर करके एक ब्लू कॉलम दिख रहा है, कुछ गुर्तेज के पास नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है मतलब उनके आबा आईडी ऑलरेडी जनरेटेड हो गया। तो जिनका जनरेटेड हो गया वो बाय डिफॉल्ट आपके मतलब एंड से डिलीट नहीं होएगी। अ, ऐसे दिखा रहा था मीटिंग विल एंड इन 5 मिनट्स रोलक। दिस मीटिंग वाज शेड्यूल्ड फॉर 90 मिनट्स बाय यूजुअल। ओके गाइस, ओके, सॉरी। तो अभी जो करना है हमें, जो बेनिफिशियरीज के साथ आभा आईडी नहीं जुड़ा हुआ है, आभा नहीं बनी हुई है, हम उनको डिलीशन कर सकते हैं। तो वैसे हम बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया। अब देखो इस किसी किसी बेनिफिशियरी के पास एक डिलीशन वाली साइन भी लगी हुई है एक वेस्ट बिन वाला साइन है, उसी के थ्रू वो डिलीट हो सकता है। अभी हमें क्या देखना है, हमें ब्लाइंडली नहीं डिलीट करनी। ऐसे नहीं कि हमें डिलीशन बटन देखे और हमने पेशेंट को फटाक से डिलीट मार दिया। नो, तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये देखना है किस किस को हम डिलीट नहीं कर सकते, और अगर डिलीट कर सकते हैं तो क्या क्या हम चेक करेंगे बिफोर डिलीशन। तो पहले हम आते हैं किस किस को डिलीट नहीं किया जाता है, आपके एंड से नहीं किया जाएगा। आप बोलते हो ना कि मैडम ये पेशेंट क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, ये इसी 4-5 रीजन में से कोई एक रीजन होगा जिसी के लिए उसी पेशेंट के पास वेस्ट बिन वाला बॉक्स नहीं दिखा रहा है। अगर ऐसे होता तो सबके पास दिखाता, लेकिन सबके पास नहीं दिखाता है, कुछ कुछ एंट्रीज के पास दिखाता है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 एक रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जिनके आभा आईडी जनरेट हो गया, लिंक्ड हो गया, उनको हम डिलीट नहीं कर सकते। सेकंड है, जो एंट्रीज में जिस बेनिफिशियरीज का सीबैक स्कोर मोर देन 4 है, 4 से ज्यादा सीबैक स्कोर है, उन्हीं को हम डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरा है जिनको हमने स्क्रीनिंग किया, स्क्रीनिंग के दौरान हम रेफर किया, कोई भी पैरामीटर्स डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट तो रेफर हो गया या आपने रेफर किया, उसी पेशेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते, उसी इंडिविजुअल को हम डिलीट नहीं कर सकते। और फोर्थ है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट है, हमारी बीपी के पेशेंट, शुगर की पेशेंट, कैंसर की पेशेंट, इन्हों को हम डिलीट नहीं कर सकते। हमारी चारों जो रीजन है, इसके लिए हमें बैकएंड की सपोर्ट चाहिए होगा। तो जो लास्ट वाला पॉइंट हमने पहले बताए थे आप लोगों को कि टू बी डिलीटेड, टीबीडी करके एक कॉलम आप लोगों को बनानी है, और वो टीबीडी वाले को आपको ऊपर सबमिट करनी है, वो इन्हीं पेशेंट के लिए जिसको आपको पता है कि इस पेशेंट को डिलीशन करनी है, लेकिन ये डिलीट हमारे एंड से या आपके एंड से नहीं हो सकता, उन्हीं पेशेंट के लिए। तो ये वाला बात मैं बता दिया। और लास्ट और एक बार कि आशा अपने लेवल पे कोई पेशेंट डिलीट नहीं कर सकती। तो जैसे मैंने मान लीजिए गुर्तेज, हमने एक पेशेंट सिलेक्ट कर ली कि ये पेशेंट को मुझे डिलीट करनी है। तो डिलीट करने के पहले, डिलीट करने से पहले वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए हमें आशा चाहिए। आशा के साथ बैठिए, उन्हीं को वेरीफाई करिए, उनके नेम, उनके डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस सारे वेरीफाई कीजिए। उनके फैमिली फोल्डर में जाइए। कहीं कभार ऐसे होता है कि एक ही फैमिली फोल्डर में एक ही पेशेंट क्या हो गया, सेम पेशेंट 2 बार सेव हो जाता है। ठीक है, तो वो भी चेक कीजिए कि उसी फैमिली फोल्डर में सेम पेशेंट 2 है, तो उसमें से एक ही हमें रखना है, दूसरे को डिलीट करनी है। तो ये हमें चेक करना है कि अगर दो एंट्रीज आ रही है सेम नाम की, तो किन को हम रखेंगे, किन को हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो उसी में से जिनके रिकॉर्ड ज्यादा, एंट्रीज ज्यादा हुई पड़ी है, जिनके प्रॉपर फोल्डर में पेशेंट है, जिनके बाकी सारा पैरामीटर सही है, उनको हम रखेंगे। और जिनको हमें डिलीट करनी है उनको देख के कि हाँ इनके एंट्रीज है, हमें आगे से इसी पेशेंट में एंट्री नहीं करनी, इनके फैमिली फोल्डर से सारा कुछ चीज वेरीफाई करके हमें उनको दोबारा सर्चिंग में आना है और डिलीट बटन दबा के हमें डिलीट करनी है। ऐसे क्या करेंगे हम, तो सारे पेशेंट 1 बाय 1 हम उठाएंगे उसी विलेज की, और एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि वेदर दिस पेशेंट ये करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो हमें करेक्ट लिखनी है। कहाँ पे लिखनी है, हमें एक कॉलम बनानी है, इंसर्ट ए न्यू कॉलम बिफोर द मोबाइल नंबर कॉलम इन द सेव सीवैक फाइल। पेशेंट के जहाँ पे मोबाइल नंबर है उससे पहले वाला, इसमें हमें एक देखो, हमने इधर सिखाए हुए हैं कैसे हम कॉलम बनाते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, राइट क्लिक करके, और इंसर्ट कॉलम ऑप्शन आती है, तो कॉलम ऑप्शन डाल के
उसमें हमें क्या करना है, अगर करेक्ट एंट्री है तो उसमें करेक्ट लिखने हैं, अगर डिलीट करनी है आपके एंड से डिलीट हो जाएगा तो उसमें डिलीट लिखनी है, और सारे डिलीट वाले को आपको बाद में डिलीट कर देनी है, ठीक है। और जो टीबीडी वाला है, जिनको आपके एंड से डिलीट नहीं हुआ, जो आगे भेजना है, उसको आपको आपके जो ब्लॉक है उन्हीं को भेज देनी है। तो ये 3 काम आपको करना है। तो बेटर एक एक विलेज आशा के साथ बैठ के उसी को 2-3 दिन में उस विलेज को कंप्लीट करे, और कंप्लीट करके जहां जहां डिलीशन करना है करे, और जो ऊपर भेजना है उसी को सेव करके वो फाइल को अलग से रखे कि हाँ ये वाले आशा के साथ जो काम है मेरा फिनिश हो गया। जब फिनिश हो गया तो नेक्स्ट आशा के विलेज लिस्ट में जाइए करके आपके पास आशा वाइज सारे टीबीडी वाला जो कॉलम है, टीबीडी वाली जो बेनिफिशियरी है वो सेव होगा, जो आपको आगे हमारे पास भेजना है। आपको कोई कॉलम डिलीट नहीं करना, बाकी कुछ में कुछ नहीं चेंज करना, क्योंकि नहीं तो हमारे इधर से डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में कंपाइल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट एक ही चीज करना है कि मोबाइल नंबर से पहले आपको एक कॉलम ऐड करना है वेरिफिकेशन स्टेटस करके, जिसमें आपको डिलीटेड वाले को डिलीट कर देनी है, टू बी डिलीटेड जो हमारे पास भेजना है, जो ऊपर भेजना है, और करेक्ट है कि जो करेक्ट है जिसको आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये करके आपको सेव करना है। ये वाला स्क्रीनशॉट चाहे आप ले लो, इसको अच्छे से समझ लो कि कैसे की करना है। एसओपीस भी आपके पास होंगे, उसी के हिसाब से हमें, क्योंकि ये बहुत एक डिटेल एक्सरसाइज है, ठीक है, इतने इजी नहीं है कि आपको फटाफट कर देनी है, इसमें टाइम लगेगा और उसमें बहुत डिटेलिंग में काम करना है। ऐसे नहीं हम के करेक्ट पेशेंट को हम डिलीट कर दे। तो कौन से बेनिफिशियरी में क्या लिखना है वो थोड़ा सा सोच के लिखना है कि किसके आगे क्या क्या लिखना है। तो मुझे लगता है ये चीज मैं बार बार बता दिया, एक ही बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो ये चीज सर ने जैसे डॉक्टर अनादि सर के इंस्ट्रक्शंस है कि वी ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी बाय 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले आप कोशिश करिए, 1.5 महीने में जितना हो सकता है कि आप ये वाला एक्टिविटी करिए। हमें भी बताइए कि कहाँ मुश्किल आ रहा है, कि हो रहा है, बट प्रोसेस यही फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बार डुप्लीकेट तो डिलीट कर दिए, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत हम डिलीट कर दिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर डुप्लीकेट हम एक बार डिलीट किया, बार बार हमारे प्रोसेस में डुप्लीकेट और बनते रहे तो ये काम कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें आगे ध्यान रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर डुप्लीकेट एंट्रीज क्रिएट भी ना होए। तो क्रिएट भी ना होए इसके लिए हमें जो करना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है सर्चिंग। हम क्या करते हैं पेशेंट को जितने बार, मतलब हम प्रॉपर सर्च ही नहीं करते, पेशेंट के नाम डाल के सर्च कर लेते हैं और उसको क्लास एनरोल में जाके एनरोल कर देते हैं, करके आगे की प्रोसेस जो है सीबैक है, स्क्रीनिंग है, हम कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि पहले हम अच्छे से सर्च करें कि वो पेशेंट ऑलरेडी है कि नहीं। दूसरा, नाम से भी बेहतर है अगर आप मोबाइल नंबर डाल के सर्च करेंगे, क्योंकि मोबाइल नाम तो फिर भी सेम नाम बहुत कॉमन होती है। मोबाइल नंबर में फिर भी आप बोलेंगे मैडम सेम मोबाइल नंबर भी होते हैं फैमिली फोल्डर में, बट फिर भी एटलीस्ट नाम से तो बेहतर है। तो मोबाइल नंबर बेस्ड सर्चिंग हम प्रेफर करें, और सबसे बढ़िया सर्चिंग, सबसे बेस्ट सर्चिंग जो है दैट इज आभा बेस्ड सर्च। आभा नंबर आप जनरेट करें। आभा अगर दूसरी एपीडीएम से जनरेट हुआ है, आपके एनसीटी पोर्टल में नहीं है, तो उसको लिंक करें। लिंक करने के बाद अब आभा के हिसाब से आभा नंबर डाल के सर्च करो। 14 डिजिट की जो आभा है वो डालो और सर्च करो। इसी को प्रैक्टिस में ले आना है। हम आभा नंबर बना रहे हैं, लेकिन जब तक ना हम आभा के बेस पे पेशेंट को सर्च करेंगे, हम डुप्लीकेट को नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे। तो हमें, ठीक है, हम ये एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये ध्यान में रखेंगे कि इन फ्यूचर हमें डुप्लीकेट नहीं बनाने। अगर डुप्लीकेट बनेगा कभी आपके टारगेट नहीं अचीव होगा, किसी भी इसमें इंडिकेटर्स आपके आप नहीं होंगे। तो इसी अभी जितना हुआ ये डुप्लीकेट डिलीशन के बारे में हमने बात की। अभी हम आगे बात करेंगे आभा आईडी के लिए। किसी का कोई भी क्वेरीज है हम लास्ट में लेंगे चैट बॉक्स में। तो इसके बाद मैं चली जाती हूँ आभा लिंकिंग प्रोसेस में। ओके। तो जैसे मैं पहले बोल रही थी कि डुप्लीकेट प्रिवेंशन और इन फ्यूचर पेशेंट ट्रैकिंग के लिए आभा आईडी जनरेशन और लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 है, आभा आईडी जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएट करता है। तो इसके फायदा की है, इसके फायदा ये है, नंबर 1 इट रिड्यूसेस डुप्लीकेशन, जो मैं पहले बोली थी कि आभा क्रिएट करने से आपके पेशेंट की जो डुप्लीकेशन होगी इन फ्यूचर वो कम होएगी। नंबर 2, पेशेंट की ट्रैकिंग, फॉलोअप, ये सब बहुत इजीली हो जाएगा। आपके एक बार आभा नंबर पता है या आभा प्रिंटेड है, आभा कार्ड जनरेटेड है, तो आप इजीली फॉलोअप कर सकते हो। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए पेशेंट आपके पास आया है, कोई नाम, कोई कुछ भी नाम, मैं मनजिंदर नाम ले लेती हूँ, बहुत कॉमन नेम जिसके लिए हम काम कर रहे थे पंजाब में। तो ये एक पेशेंट है, जो पेशेंट मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्रेशन हुआ है, कोई एचडब्ल्यूसी में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, अब वो आके सिविल अस्पताल में फॉलोअप करा रही है, कोई मनजिंदर नाम की पेशेंट, तो सेम पेशेंट जाके उधर फॉलोअप करा लिए, तो वो पेशेंट गलती से अगर इनके पास आभा आईडी रहे, तो जो हायर सेंटर वाले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले, सिविल अस्पताल वाले, वो इजीली आभा डाल के उसी पेशेंट को सर्च कर सकता है और उसी में फॉलोअप एंट्री कर सकता है। नहीं तो की है, जितने बार पेशेंट अलग अलग फैसिलिटी में जाएगा उतने बार अलग अलग पेशेंट को रजिस्टर एनरोल किया जाएगा और पेशेंट डुप्लीकेट, मतलब पेशेंट की एंट्रीज मल्टीपल एंट्रीज होता रहेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आप आभा आईडी जरूर जनरेट करो, लिंक करो, आभा आईडी पेशेंट के साथ शेयर करो कि भाई आप जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में जा रहे हो ये वाला नंबर दिखाना, ये 14 डिजिट का, सो दैट अगर फॉलोअप भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको पता चलेगा कि इनका स्क्रीनिंग हो गया, कि इनका फॉलोअप एंट्री हो गया, जो भी है वो आपको भी पता चलेगा, ऊपर वाले को भी पता चलेगा। कोई भी फैसिलिटीज में वो पता चल जाता है। तो ये है ओवरऑल वर्कफ्लो, इसमें हम डायरेक्ट प्रोसेस में आ जाता है। तो हमें इसमें जो करना है, पहले हमें देखना है कि मेरे पास कितना ऐसे पेशेंट है जिनके आभा आईडी नहीं बनी है, नहीं बनी है। देखिए इसका दो चीजें है इसमें, जैसे आभा आईडी दूसरे जो आयुष्मान भारत की जो एबीडीएम वाली पोर्टल है उसमें तो बन रहा है, लेकिन हमारे एनसीडी पोर्टल में वो लिंक नहीं हो रहा है। तो हमें जो करना है, जिनका बन रहे हैं उनको लिंक करनी है, और जिनका नहीं बना है उनको एनसीडी पोर्टल के थ्रू बनाना है। फिर हमें वो बन भी जाएगा, जो बन भी जाएगा वो लिंक भी हो जाएगा। तो इसी के लिए पहले हमें देखना है कि कौन सी ऐसे बेनिफिशियरी है जिनके आभा आईडी नहीं है। उसी के लिए भी आप सेम रिपोर्ट पे काम कर सकते हो, सीबैक स्टेटस रिपोर्ट, जिसको आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपके ओ कॉलम में एक फिल्टर लगानी है, ओ कॉलम में उसमें दिखाता है ओ आभा आईडी के जो स्टेटस है वो मिल जाती है उसमें, मतलब जिनके जिनके आभा बनी हुई है वो नंबर दिखता है उसी कॉलम में। तो उसी कॉलम में आपको फिल्टर लगा के क्या सिलेक्ट करनी है, आपको ब्लैंक सिलेक्ट करनी है। ब्लैंक मतलब जिसका कोई आईडी नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसके आभा जनरेटेड या लिंकेज जो भी है कुछ भी नहीं हुआ। कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम ओ कॉलम में जाएंगे, उसमें फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगा के देखेंगे कि ब्लैंक्स कितनी है, जो ब्लैंक्स है वही आपके, वही बेनिफिशियरी है जिनको आपको आभा आईडी जिनका बनाना है। इस जो डाउनलोडेड शीट है उसको फिल्टर लगा के ब्लैंक निकाल के आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको दो प्रोसेस में जाना है, आभा लिंकेज या आभा जनरेशन। किसके लिए क्या करेंगे, जो पेशेंट के ऑलरेडी आभा जनरेटेड है किसी और पोर्टल में, उन्हीं के लिए आप आभा लिंकेज में जाएंगे। जिनके आभा आईडी कभी नहीं जनरेटेड हुआ उन्हीं के लिए आप आभा जनरेशन में जाएंगे। आभा लिंकेज प्रोसेस कैसे होगा, आभा लिंकेज प्रोसेस हमने इधर देखिए दो अलग अलग स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, एक जो मोबाइल में यूज कर रहा है, वो दूसरा जो डेस्कटॉप वर्जन यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमें पहले एनपीएनसीडी पोर्टल यूज करनी है, सर्च करनी है, आपको सबको पता है हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो पेशेंट सर्चिंग करने के बाद जब पेशेंट की प्रोफाइल निकल के आता है उसके पास होता है आभा लिंकेज स्टेटस। तो आभा नंबर, उसमें से जो आभा नंबर है उसी में जाना है, मोबाइल बेस्ड जो यूजर है उनके लिए। और जो डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो पेशेंट के प्रोफाइल में जाएंगे, उसी में से मेंबर में जाएंगे, मेंबर में से उसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एकदम नीचे आ जाता है आभा नंबर। ठीक है,
तो वैसे करके आप उसमें जाइए आभा नंबर वाली टैब में। उसके बाद आपके पास बट एक पॉपअप आ जाता है, इज द आभा नंबर अवेलेबल। तो इधर ये है लिंकेज कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली इनके आभा नंबर तो अवेलेबल है बट ये लिंक नहीं है, तो हमें इसमें यस करना है। आभा नंबर अवेलेबल यस सिलेक्ट, जैसे ही हमने यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा लिंक आभा नंबर। वो लिंक आभा नंबर में हमें क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे फील्ड्स दिखेगा जिसमें हमें क्या लिखनी है बेनिफिशियरीज की आभा आईडी, क्योंकि आभा आईडी ऑलरेडी जनरेटेड हुआ है, तो उनके आभा आईडी लिखिए, उनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये भी जो है सारा कुछ मैच करिए। ठीक है। नेम और एज कैन बी एडिटेड फ्रॉम द बेनिफिशियरी प्रोफाइल, इसमें की है मान लो पेशेंट के नेम कुछ गलत लिखा हुआ है, आप उसमें पेशेंट के जो नेम है या एज है ये आप एनसीडी पेशेंट की प्रोफाइल में जाके उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है। करेक्ट करके एज पर द आभा नंबर आपको सारा कुछ करना है। ठीक है। तो आभा नंबर लिखना है और आधार कार्ड के हिसाब से आपके नेम वगैरह एज वगैरह डालनी है। ये सारा कुछ करेक्ट करने के बाद आपको उसके साथ जो भी चेक बॉक्सेस आती है, जो भी कंसेंट्स आती है, वो सारे चेक बॉक्सेस आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद नीचे सबमिट वाला ऑप्शन डालना है, तो आपके आभा आईडी लिंक हो गया। सेकंड आती है जो आभा जनरेशन, जिसमें आपके आभा आईडी नहीं बनी हुई है। उसमें आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस में पेशेंट के आभा में जाएंगे या इंडिविजुअल के आभा में जाएंगे। उसके बाद जो आभा नंबर अवेलेबल में आपको नो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आपके इधर बेनिफिशियरी के पास आभा नंबर अवेलेबल नहीं है, तो हमें नो सिलेक्ट करने हैं। जैसे ही आप नो सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दिखाएगा जेनरेट आभा नंबर। जैसे आप ये सिलेक्ट किए थे पहले तब दिखाया था लिंक आभा नंबर, इधर आप जैसे ही नो सिलेक्ट करेंगे वो देखेंगे दिखाएगा जेनरेट आभा नंबर। तो जेनरेट आभा नंबर जैसे दिख जाएगा तो आपको उसी पे क्लिक करनी है, क्लिक ऑन जेनरेट आभा नंबर। जैसे आप जेनरेट आभा नंबर क्लिक किए तो आपके इधर क्या डालनी है, एक पॉपअप विल शो ऑथेंटिकेशन मोड आधार मोबाइल ओटीपी एंड आधार डेमोग्राफिक। अभी इसी में दो ऑप्शन दिखाएगा, मोबाइल ओटीपी एंड डेमोग्राफिक। तो हमें मोबाइल ओटीपी वाला नहीं सिलेक्ट करने की, कि उसमें की होगा आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी आती है, तो उसी में काफी प्रॉब्लम्स आती है फील्ड में। ठीक है। तो उसी को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सीधा आधार डेमोग्राफिक मोड जो उसी को सिलेक्ट करेंगे। आधार डेमोग्राफिक मोड के बाद हमें नीचे क्या करना है, द फील्ड्स ऑफ बेनिफिशियरी शुड मैच द आभा आधार, जैसे ये सारे हमें मैच करना है। ठीक है। आधार के हिसाब से जो आधार कार्ड पेशेंट ले आया या इंडिविजुअल ले आया उसके हिसाब से उसकी नेम होनी चाहिए। अब अगर नहीं है तो आप एडिट कर सकते हो नेम एंड एज। मतलब जैसे मान लो किसी पेशेंट के नाम है रंजीत, ठीक है, अब उसका आधार कार्ड में है RANJIT, लेकिन आपके एनसीडी पोर्टल में है, मैं फॉर एग्जांपल मानती हूँ RANGET ऐसे है, तो आपको पहले एनसीडी पोर्टल में पेशेंट की प्रोफाइल में जाके एडिट करके उसको JIT करनी है। आधार और आपके एनसीडी वाले पेशेंट की नेम एज बिल्कुल मैच होनी चाहिए। उसके बाद आपको आधार डेमोग्राफिक मेथड के लिए आधार नंबर प्रॉपर डालना पड़ेगा। चेक करके डालिए कि आधार नंबर में कोई ऐसे गलत ना डाला गया हो। उसके बाद जैसे ही आप ये सारे फील्ड कर लोगे तो सेम ऑप्शन आएगा, नीचे सारे चेक बॉक्स आ जाएगा, सभी को आपको चेक करनी है और उसके बाद सबमिट करनी है। तो उसके बाद क्या होता है, आभा नंबर जनरेट हो गया। तो जनरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन इसके बाद एक काम और है कि जो भी हम जनरेट किए हैं नंबर वो हम पेशेंट के साथ शेयर करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आभा नंबर है वो इंडिविजुअल्स के कार्ड में या स्लिप में हम वो आभा नंबर लिख के देंगे, या पेशेंट को बताएंगे कि भाई ये है आपके आभा आईडी, ये हमें दूसरा हॉस्पिटल कभी भी जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो ये आपको आईडी बताना है उधर। और तीसरा हमें क्या करना है
यूज द आभा नंबर और QR कोड फॉर सर्चिंग। सर्च भी इसी के थ्रू करना है, क्योंकि नहीं तो फायदा नहीं है। हम आभा आईडी इसीलिए जनरेट किए कि हम पेशेंट को इजी ढूंढ पाए और पेशेंट का डुप्लीकेशन प्रिवेंट करे। तो आभा नंबर जनरेशन के बाद आप उसको यूज कीजिए, आभा भी सर्चिंग यूज कीजिए, तो आपके जल्दी से पेशेंट मिल जाएगा और बहुत एक्यूरेट मिलेगा। और पेशेंट को भी एडवाइस कीजिए कि ये जो आभा QR कोड है, आईडी है, नंबर है, जो भी है, ये कोई भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में जाके शेयर करे। अभी आभा नंबर बेस्ड सर्चिंग जो है उसमें दो मोड है, ये है QR कोड बेस्ड भी सर्च कर सकते हो, एक है नंबर बेस्ड भी सर्च कर सकते हैं। तो जो आभा नंबर जैसे कार्ड जनरेट होती है आभा आईडी, उसमें एक QR कोड होती है। और हमारा जो एनसीटी पोर्टल जब आप ओपन करोगे तो भी आप देखना एक स्कैन वाला ऑप्शन होती है। मैं इधर एरो डाल के दिखा दिया था, ये मोबाइल वर्जन में स्कैन आभा, और जो डेस्कटॉप वर्जन में भी एक स्कैन वाला बटन होती है। वो वाला सेक्शन, वो स्कैन वाला आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपके अलाउ कैमरा वाला पॉपअप आ जाएगा कि अलाउ, आपको अलाउ करनी है, तो कैमरा ओपन हो जाएगा और वो QR कोड को एक्सेस कर लेगा और उसमें आप इजीली सर्च कर ले, पेशेंट एक्यूरेट पेशेंट आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास स्कैनर नहीं, उसका पेशेंट के पास QR कोड नहीं है, सिर्फ आभा नंबर दिया हुआ है, तो आप पूरा के पूरा 14 डिजिट की जो आभा नंबर है पूरा लिखिए, करेक्टली लिखिए। उसके बाद आप सर्च करिए। दोनों साइड में मैं दिखा दिया कि कैसे सर्च करना है, तो वैसे सर्च कीजिए और आपके तुरंत पेशेंट मिल जाएगा। तो इस पूरा सेशन में जो की टेकअवेज है, मैसेज क्या है? नंबर 1 है, स्टार्ट विद द सीबेक स्टेटस रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज विदाउट आभा। पहले हमें देखना है कि इनका किनका आभा बनी हुई है कि इनके नहीं बनी हुई है। वो हम कैसे करेंगे? वो हम उसी से ही करेंगे, डाउनलोड सीबेक रिपोर्ट से आभा नंबर में जाके हम ब्लैंक वाला फिल्टर लगाएंगे और हमें सारे ऐसे नाम निकल के आएगा जिनकी आभा नहीं जनरेटेड हुए हैं। उसके बाद हम उसी पेशेंट को 1 बाय 1 सर्च करेंगे और जाके उनके आभा ऑप्शन जो है उसी में जाएंगे। आभा के लिए हम दो ऑप्शन है, लिंकेज, जिनके लिए आभा ऑलरेडी जनरेटेड हुए हैं, आशा ने, किसी ने जनरेट किया, किसी और पोर्टल में जनरेट किया, और दूसरा है आभा जनरेशन, जिनके कभी नहीं जनरेट हुआ है। फॉर जनरेशन पर्पस आधार डेमोग्राफिक मोड जो है, आधार डेमोग्राफिक मोड जो है वो सिलेक्ट करनी है हमें। और उसके बाद हमें आभा जब जनरेट हो जाएगा तो हम ये ना भूले कि आभा नंबर जरूर शेयर कीजिए। हमारे पास ऐसे ही हमारे सबसे कमी ये है कि हम देख रहे हैं कि पेशेंट का आभा नंबर जनरेट हुए हैं, बट फिर भी पेशेंट आके आभा नंबर बता नहीं पाते। तो आभा नंबर अगर नहीं बता पाते तो कोई फायदा नहीं हुआ इस एफर्ट का। ठीक है, तो हमें फिर से दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, उसमें हम नहीं जा रहे हैं प्रोसेस में। लेकिन आपको जो करना है, आपको आभा नंबर पेशेंट को कहीं ना कहीं लिख के देनी है और बताना भी है कि ये नंबर सभी जगह आपको दिखाना है। तो दैट्स ऑल। मुझे लगता है बहुत क्रिस्प सेशन है। तो पहले ये SOP को अच्छी तरह पढ़िए, पढ़ के एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, शुरू करिए।